we will learn about the karyotype study of the chromosome। जहाँ भी आप लोग कैरियो का वर्ड पढ़ लें वहाँ पर उसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल ऐसी चीज़ जो हमेशा न्यूक्लियस से रिलेटेड होगी। तो हमारा चूँकि स्टडी क्रोमोसोम से रिलेटेड है, लिहाजा हम इसकी स्टडी को क्रोमोसोमल कैरियोटाइप कह सकते हैं। तो कैरियोटाइप की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड द कैरियोटाइप स्टडी। एज यू नो दैट ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर, और उसके अंदर 46 का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो उसके पेयर्स से 22 पेयर्स तो होते हैं ऑटोसोम्स, एंड 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, सेक्स सेल्स का, यानी कि स्पर्म एंड एग के लिए। अगर भी हम चाहते हैं कि हम लोग इन 23 पेयर्स में से किसी एक क्रोमोसोम की इंडिविजुअली स्टडी करें, तो हम उस स्टडी का नाम कैरियोटाइप के नाम से जोड़ देते हैं, यानी कि हम उस एक क्रोमोसोम का कैरियोटाइप ही करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हैव अ एक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन, वी वांट टू स्टडी द एक्स क्रोमोसोम इंडिविजुअली। हम इंडिविजुअली एक क्रोमोसोम को स्टडी करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? जब सेल डिवाइड हो रहा होगा और क्रोमोसोम हमारे लिए विजिबल हो जाएंगे, तो उस टाइम हम एनाफेज के फेज़ के ऊपर, जहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स आपस में अलहदा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का एक एंड, यानी कि ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और एक अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये जब अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने से पहले हमने क्या करना है? हमने एक केमिकल अप्लाई करना है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोल्चिसिन। जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट होने से बच जाएंगे, टूटने से बचेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आखिर कोल्चिसिन आखिर क्या करता है जो एक क्रोमोसोम सेपरेट होने से बच जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम्स के अंदर से हमने 2 क्रोमेटिड नॉर्मली के तौर पर अलग होंगे, सेपरेट होंगे। यहाँ से जो माइक्रोट्यूबल्स की एक लेयर्स बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। यहाँ से बनती है और यहाँ से बनती है, जो क्या करता है? इस क्रोमेटिड को इस तरफ और इस क्रोमेटिड को इस तरफ ले जाती है। तो जब इस तरफ ले जाएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करवाएगा, तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे तो ये अलग-अलग सेल डिवीजन के अंदर एक नए क्रोमोसोम इंडिविजुअल में जाकर बन जाएंगे। लेकिन हमारा इरादा क्या है? हमारा इरादा है कि एक क्रोमोसोम को सेपरेटली स्टडी करना। तो अगर हम क्रोमेटिड को अलग कर देंगे तो हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? कोल्चिसिन का केमिकल अप्लाई करते हैं, जो क्या करता है? इस स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को तोड़ देता है। यानी कि ये किसके बना होता है? ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स किससे मिलकर बने होते हैं? माइक्रोट्यूबल्स के अंदर। और माइक्रोट्यूबल जो है वो ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो क्या करता है? कोल्चिसिन माइक्रोट्यूबल्स को ट्यूबलिन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो स्पिंडल फाइबर होता है ये टूट जाता है। जब स्पिंडल फाइबर टूट जाएगा तो ये क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट पोल्स की तरफ नहीं होंगे, और इस तरह से हमारे पास एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक क्रोमोसोम की ईजिली। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एक क्रोमोसोम तो अलग कर लिया, तो अब क्रोमोसोम्स की हमें हर एक पोर्शन को इस तरह से हाईलाइट करना है कि हमें हर एक पोर्शन की स्टडी करने का मौका मिल सके। तो जब तक क्रोमोसोम्स को हम डिफरेंट कलर्स में या फिर डाइज में हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक हम उस क्रोमोसोम की इंडिविजुअल स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग बैंड्स या फिर डाइज जो यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्यू बैंड, जी बैंड्स। ये 4 टाइप्स के बैंड्स हैं जो हमें डिफरेंट क्रोमोसोम्स के पोर्शंस को हाईलाइट करने में हेल्पफुल होते हैं। So the bands to highlight the different portions of the chromosomes are these bands, Q, R, C and G bands। तो अब देखें फ्रेंड्स, हमने इस क्रोमोसोम के ऊपर R, C, G और Q बैंड्स का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर डाइज लगाने के बाद हमें पता चल गया है इसके 4 हमने जो है वो इसके पोर्शन अलग कर लिए। अब क्या होगा कि हम इस पोर्शन की स्टडी को अलग करेंगे, इस पोर्शन की स्टडी को अलग करेंगे, इस पोर्शन को अलग स्टडी करेंगे और इस पोर्शन को अलग स्टडी करेंगे। इस तरह से हम जब एक क्रोमेटिड की स्टडी को पूरा कर लेंगे तो हम दूसरे क्रोमेटिड पे आएंगे, फिर अगले पे और फिर अगले पे। इस तरह से हम पूरे क्रोमोसोम की हैप्लॉइड स्टडी को कंटेंट में उसकी इंडिविजुअल स्टडी कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग स्टडी किया जाता है उसके डिफरेंट पोर्शंस को हाईलाइट करके। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।